हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टार मेकर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है लॉरेंस कोहलर का सिद्धांत। इससे पहले हमने दो सिद्धांत को आपको अच्छे तरीके से समझाने का छोटा सा कोशिश किया है। जो पहला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और दूसरा है लेव वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत, और ये तीसरा सिद्धांत है लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास का सिद्धांत। लेकिन अगर ये बात पूछा जाए कि नैतिक विकास के सिद्धांत को सबसे पहले देने वाले कौन मनोवैज्ञानिक है, तो उसका आंसर है जीन पियाजे। तो दो बार सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया, तो उनका नाम है जीन पियाजे, याद रखिएगा। लेकिन अभी हम लोग को देखना है लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आप देख सकते हैं कि कोहलर का जो सिद्धांत है वो है नैतिक विकास सिद्धांत। इसमें तीन बात ध्यान रखिएगा, और एक है हिंज का दुविधा। हिंज की दुविधा ये एक छोटा सा कहानी है जो कि लॉरेंस कोहलर के द्वारा बनाया गया था, और ये लॉरेंस कोहलर अपने अनुसंधान में इस कहानी का खूब इस्तेमाल किए थे। और सीटेट के भी एग्जामिनेशन में कोहलर से जब दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब दो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस बातों का यानी इस दुविधा का खूब इस्तेमाल होता है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले समझेंगे नैतिकता, मोरालिटी क्या है। तो नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत के बीच में पहचान करना। कहने का मतलब है क्या सही और क्या गलत। जब हम सही और गलत में जब हम अंतर करने लगे तो ही है नैतिकता। अर्थात अगर कोई सही चीज़ें हैं तो उसे हम लोग कहते हैं नैतिक, और अगर कोई गलत चीज़ें हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अनैतिक। समझ गए होंगे आप। चलिए अब आते हैं नैतिक दुविधा क्या है। नैतिक दुविधा को इंग्लिश में कहा जाता है मोरल डिलेमा। इसका मतलब है कि दो नैतिक कार्यों में से किसी एक नैतिक कार्यों को चुनने की जो स्थिति होती है वही कहलाया जाता है नैतिक दुविधा। दुविधा आप शब्द आप जानते होंगे, दैनिक लाइफ में हम लोग खूब इस्तेमाल करते हैं इसका। कभी कभी आप देखे होंगे कि शादी का मौसम है और आप देखे होंगे कि एक ही डेट में आपको दो कार्ड मिल जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दुविधा में होते हैं कि किस निमंत्रण में जाएं, क्योंकि सेम डे दोनों आ चुका है। तो वही है नैतिक दुविधा। तो फिर से समझते हैं, नैतिक दुविधा का मतलब है कि दो नैतिक कार्यों में से किसी एक नैतिक कार्यों को चुनने का जो स्थिति होता है वही है नैतिक दुविधा। और इस नैतिक दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तर्क लगाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई नैतिक दुविधा में फंसे हुए हैं तो इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम लोग अपने संज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम लोग तर्क लगाएंगे, और इसी को कहा जाता है नैतिक तर्कना। कहने का मतलब है कि नैतिक दुविधा से बाहर निकलने के लिए हम लोग जो तर्क करेंगे उसे ही कहा जाता है मोरल रीजनिंग। तो चलिए आप तीनों बात समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लिए। नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत के बीच में पहचान करना, नैतिकता हो गया। नैतिक दुविधा का मतलब होता है कि दो नैतिक कार्यों में से किसी एक नैतिक कार्यों को चुनने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं, और इस नैतिक दुविधा से बाहर निकलने के लिए जो हम लोग तर्क करते हैं उसे कहा जाता है नैतिक तर्कना। तो अब हम लोग हिंज की दुविधा का कहानी शुरू करते हैं। आप लोग समझिए, जरा सा छोटा सा कहानी है। अमेरिका में एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था हिंज। क्या नाम था? हिंज। हिंज की जो पत्नी थी वह एक सीरियस बीमारी से पीड़ित थी, और वो बीमारी अमेरिका में पहली बार आया था, जिसका औपचारिक रूप से कहने का मतलब है कि सार्वजनिक रूप से कहीं भी कोई दवाई उपलब्ध नहीं था। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसका एक उपचार है, इसका एक दवा है, अगर आप वो दवा ला के देते हैं तो हम आपकी पत्नी का जान बचा देंगे। तो हिंज जो है जैसे ही उस व्यक्ति के पास पहुंचा जिन्होंने दवा का खोज किया था, तो वो व्यक्ति कहा कि हमने इस दवा को बनाया है। ध्यान से सुन रहे होंगे आप, हमने इस दवा को बनाया है और हम इस दवा के बनाने के रेट से हम 10 गुना दाम को लेंगे। कितना गुना लेंगे? 10 गुना लेंगे।
और हिंज एक गरीब व्यक्ति था जो कि इतना पैसा देने को रेडी नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसके पास था ही नहीं। तो जैसा कि आप जानते होंगे पहली बार कोई भी चीज़ों का आविष्कार होता है तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता ही है, लेकिन जब उसके बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज जब बन जाती है तो आप देखे होंगे वो वस्तु सस्ता हो जाता है। बट वो बीमारी पहली बार अमेरिका में फैला हुआ था। तो लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें, ये कहानी केवल कल्पनात्मक कहानी है, ठीक है। तो चलिए, तो हिंज के पास उतना सारा पैसा नहीं था, इसलिए हिंज क्या किया, दवा की चोरी कर लिया। तो दवा की चोरी कर लिया तो बस, और वो जब गया और अपनी पत्नी को दवा खिलाया और उसकी पत्नी का जान बच गया। तो आप जरा सा बताइए यहाँ पर, हिंज ने दवा की चोरी करके सही किया कि गलत किया? ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, हिंज ने दवा चोरी करके सही किया कि गलत किया? तो आप सभी के माइंड में एक बात चल रहा होगा कि हिंज ने दवा चोरी करके बिल्कुल सही किया। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का अगर जान का सवाल है तो जान को बचाने के लिए चोरी करना सही है। तो अब दूसरी बात है कि क्या जो दवा बेचने वाला जो व्यक्ति था वो दवा का 10 गुना मांग के सही किया कि गलत किया? तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि नहीं, दवा बनाने वाला जो व्यक्ति था वो हिंज से 10 गुना मांग करके सही नहीं कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि एक इसका कंडीशन और हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये भी कहेंगे कि हिंज को किसी भी परिस्थिति में चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना गलत है। हमारा समाज कहता है कि चोरी नहीं करना है। कोई व्यक्ति ये भी कहेंगे कि अगर हिंज चोरी करते पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेजा जाएगा और दंडित किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अलग अलग व्यक्तियों में नैतिकता का जो समझ होता है वो अलग होता है। क्यों पता है? क्योंकि नैतिकता पूरा डिपेंड करता है हमारे संज्ञानात्मक स्तर पर। किस पे? हमारे संज्ञानात्मक स्तर पर, यानी हमारे ज्ञान पर, कि हमारे अंदर यानी हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वो कैसा है। अगर हमारा संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा है तभी जा कर के हम लोग अच्छे तरीके से नैतिक तर्कना कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे। अब समझते हैं जरा सा, जैसा कि आप जानते होंगे जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और उसमें 4 अवस्था को दिया गया था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कोई भी अवस्था नहीं था। लेकिन फिर जब हम लोग बात करें लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास का सिद्धांत का, तो आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत में कुल मिलाकर के 3 चरण है। कितना है? 3 चरण है और 6 क्या है? अवस्था है। इसको याद रखिएगा आप सभी लोग, 3 चरण है और 6 अवस्था है। किसमें? लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत में। चलिए तो अब हम लोग तीनों चरण और 6 अवस्था को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं और आप इसको देखें और अच्छे तरीके से समझें। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत का तीनों लेवल और 6 स्टेज को लिखा है। याद रखिएगा फिर से, लेवल की संख्या कितना है? 3 और स्टेज की संख्या कितना है? 6। 3 लेवल 6 स्टेज। तो आप देखिए जरा सा, सबसे पहला लेवल लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत का सबसे पहला लेवल है पूर्व परंपरागत, और पूर्व परंपरागत का ही दूसरा नाम है पूर्व प्रथागत, और इसी का एक और नाम है पूर्व पारंपरिक। तो इतना सारा नाम सीटेट हमेशा पूछता रहता है, और इंग्लिश में केवल एक नाम याद रखिएगा, प्री कन्वेंशनल। क्या नाम है? प्री कन्वेंशनल। चलिए, लेवल नंबर 2 क्या है? परंपरागत। क्या है? परंपरागत या फिर प्रथागत या फिर पारंपरिक। आप देख सकते हैं जो इधर पूर्व लगा हुआ है उसे हटा दीजिए, तो वो जो है हमारा है लेवल नंबर 2, इंग्लिश में कहेंगे कन्वेंशनल, ठीक है। और लेवल नंबर 3 है उत्तर परंपरागत, और दूसरा नाम क्या है? उत्तर प्रथागत, और तीसरा नाम है उत्तर पारंपरिक, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोस्ट कन्वेंशनल। यानी जो आप देख रहे हैं परंपरागत, प्रथागत, पारंपरिक, इस सभी के पहले उत्तर आप लगा दीजिए तो वो सब हो जाएगा लेवल नंबर 3, ठीक है। और आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम हट चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद रखें। और हर लेवल में 2 स्टेज है। हर लेवल में कितना स्टेज है? 2 है। आप देखिए, पूर्व परंपरागत जो लेवल है
इसमें 2 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज है दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुखता। क्या है? दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुखता, यह है स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2 है पुरस्कार की अवस्था। स्टेज नंबर 2 का क्या नाम है? पुरस्कार की अवस्था। इसी का दूसरा नाम है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास या अवस्था, और इसी का एक और नाम है समान आदान प्रदान, और इसी का जो अगला विशेषता है जैसे को तैसा। ये सभी जो है स्टेज नंबर 2 में है। अब आइए स्टेज नंबर 3 है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता, और स्टेज नंबर 4 है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। स्टेज नंबर 5 है सामाजिक अनुबंधन, और स्टेज नंबर 6 है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। स्टेज नंबर 6 है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो अब हम लोग सभी को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि 6 अवस्था को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सीटेट पूछेगा आपसे कि पहला अवस्था कौन है, छठा अवस्था कौन है, चौथा अवस्था कौन है, पांचवा अवस्था कौन है। तो आप किस तरह से बता पाइएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परंपरागत का तीसरा अवस्था कौन है, उत्तर परंपरागत का पांचवा अवस्था कौन है। तो आप कैसे बता पाइएगा जब आप इस चीज़ों को, इस अवस्थाओं को याद कीजिएगा तब। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको समझिए, यानी जो परंपरागत है, परंपरागत का जो उम्र होता है वो है 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष, और पूर्व परंपरागत जो होता है 4 वर्ष से 10 वर्ष, और उत्तर परंपरागत होता है 13 वर्ष से ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 वर्ष से पहले नहीं दिया गया है, नैतिकता के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि ऐसा कोहलवर का मानना है कि 4 वर्ष से पहले बच्चा ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है, यानी सही गलत का समझ बच्चे में नहीं होता है 4 वर्ष से पहले। तो हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष से या 4 वर्ष के बाद से बच्चे में सही गलत का संज्ञान आता है, नैतिकता का समझ आता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, परंपरागत का मतलब क्या होता है? परंपरा। आप परंपरा शब्द जानते होंगे। परंपरा का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन, जैसे कि घर का रूल्स, स्कूल का परंपरा, कॉलेज का परंपरा, क्लास का परंपरा। तो परंपरा का मतलब हो गया रूल्स। और अगर कोई बच्चा बिना दंड के, बिना कोई ज़बरदस्ती के अगर वो परंपरा को मान रहा है खुद से, तो वह है परंपरागत में। वो कहाँ है? परंपरागत में। लेकिन इससे पहले, यानी बच्चा को नैतिकता मनवाया जाता है दंड दे करके, नहीं तो पुरस्कार दे करके। जैसे कि पूर्व परंपरागत में आप देख सकते हैं बच्चे की उम्र बहुत कम है, 4 से 10 वर्ष है। तो यहाँ पर नैतिकता की अभी शुरुआत ही हो रही है। और आप जानते होंगे कि अगर कोई छोटा बच्चा को, जिसका उम्र है 4 से 10 वर्ष है, और अगर आप इसे कोई भी काम में अगर आप उपहार स्वरूप देते हैं, कोई टॉफ़ी है या चॉकलेट है, ठीक है, या कलम है, कुछ भी अगर आप उपहार दे रहे हैं, तो बच्चा उस काम को नैतिक समझ लेगा। ये कहने का मतलब है जिस कार्य में बच्चा को उपहार मिलता है वह काम बच्चे अपने आप में उसको नैतिक समझ लेता है, और जिस काम में बच्चा को दंड दिया जाता है वो काम बच्चा अनैतिक मानता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है बच्चे में अभी संज्ञान उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है ताकि वो नैतिकता का अलग अलग तरीके से अनुमान लगा सके। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि जब बच्चा पूर्व परंपरागत में है तो इसका उम्र कम है, और यहाँ पर नैतिक विकास होने का 2 अवस्था को बताया गया है। पहला है दंड एवं आज्ञाकारी, और दूसरा है पुरस्कार की अवस्था। समझ चुके होंगे आप। और दंड एवं आज्ञाकारी में क्या होता है कि बच्चा कोई भी चीज़ों को सही तब मानता है या गलत तब मानता है जब उसमें दंड का इस्तेमाल होता है। जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट के द्वारा कि हिंज को किसी भी परिस्थिति में दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंज दवा की चोरी करता पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भेजा जाएगा और दंड मिलेगा। तो बताइए बच्चा किस अवस्था में है? तो ध्यान दीजिएगा, बच्चा स्टेज नंबर 1 में है और लेवल नंबर 1 है, और ये स्टेज है दंड एवं आज्ञाकारी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, स्टेज नंबर 2 है पुरस्कार की अवस्था। पुरस्कार की अवस्था नैतिकता की वैसी अवस्था है
जिसमें बच्चे को सही गलत का अनुमान लगाने के लिए, समझ बनाने के लिए हम लोग पुरस्कार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे घरों से जब कोई बड़े व्यक्ति जब वापस यानी कोई मेहमान अगर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे बच्चे प्रणाम करते हैं, और बच्चे जब प्रणाम करते हैं तो उन्हें पुरस्कार स्वरूप कुछ धनराशि प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप समझिए बच्चे को प्राप्त होती है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि अगर हम बच्चे को पुरस्कार दें तो बच्चे नैतिकता को मानेंगे। यानी अगर किसी को प्रणाम करने की बात है तो प्रणाम करना हमारे समाज में, हमारे घरों में इसको नैतिक व्यवहार माना जाता है, और इसलिए हम लोग बच्चे को पुरस्कार के लोभ में दे करके, पुरस्कार का लोभ दे करके हम बच्चे को प्रणाम करवाते हैं, यानी नैतिक व्यवहार को मनवाते हैं। ठीक है, अब इसी का अगला नाम है यांत्रिक उद्देश्य। ये भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, यांत्रिक उद्देश्य को इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन स्टेज। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अवस्था में बच्चा किसी लालच के लिए काम करता है, किसी लालच के लिए कुछ पाने की इच्छा से वो चीज़ों को करता है, सही मानता है, तो वो होगा यांत्रिक उद्देश्य अवस्था या अभिविन्यास, इसी में है, स्टेज नंबर 2 में ही है। तीसरा है समान आदान प्रदान। समान आदान प्रदान का मतलब होता है म्यूचुअल एक्सचेंज। इसका अर्थ यह है कि अगर आप हमें यह चीज़ देंगे तो ही हम आपको वह चीज़ देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा कहता है कि हम आपको अपना क्रेयन तब देंगे जब आप भी अपना काला वाला क्रेयन हमें देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बात आ रहा है आदान प्रदान का, तो ये मुद्दा भी आएगा किसमें, स्टेज नंबर, सॉरी इधर नहीं था, स्टेज नंबर 2 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इससे पूछा गया था कि एक बच्चा है, वह अपना लंच आपके साथ साझा तब करेगा जब आप भी अपना लंच हमारे साथ साझा करेंगे। यह भी देख सकते हैं आप, किसमें बच्चा है, समान आदान प्रदान है। अगला है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा का मतलब है टिट फॉर टैट। इंग्लिश में क्या कहेंगे, टिट फॉर टैट। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो बालक होता है वह, उससे अगर मान लिया जाए जैसे कि एक बालक पढ़ रहा है तो बगल वाला बालक से अगर गलती से इस बालक का पेज फट गया तो ये बालक ये नहीं समझेगा कि गलती से फटा है, ये क्या करेगा, तुरंत बदला ले लेगा, उसका भी कॉपी फाड़ देगा या उसका भी कलम को फेंक देगा। तो यही है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो आप ये समझ चुके होंगे। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। पूर्व परंपरागत का उम्र होता है 4 से 10 वर्ष होता है। इसमें नैतिक व्यवहार का 2 चीज़ें यानी 2 अवस्था बताया गया है। पहला है दंड एवं आज्ञाकारी। इसमें बच्चा दंड प्राप्त करके कोई चीज़ों को सही अथवा गलत का निर्णय लेता है। और स्टेज नंबर 2 है पुरस्कार की अवस्था। इसमें बच्चा जो है चीज़ों को सही और गलत पुरस्कार के लोभ में, लालच में मानता है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि बच्चे का उम्र जो है 10 से 13 हो गया है, यानी पिछला लेवल यानी पूर्व परंपरागत से इसका संज्ञान बढ़ चुका है। अब जैसे ही संज्ञान बढ़ा है तो सोचने समझने का स्तर भी बढ़ चुका है। अब आप देख सकते हैं लेवल नंबर 2 के स्टेज नंबर 3 में 2 अवस्था, स्टेज नंबर 3 में जो है कहा गया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखता। स्टेज नंबर 3 में क्या है कि बच्चा कोई भी चीज़ों को इसलिए करता है ताकि हमें बड़ाई मिले, हमें प्रशंसा मिले। यहाँ पर बच्चा कोई लालच में नहीं, कोई दंड में नहीं, केवल लोगों से सम्मान पाता है और लोगों को सम्मान देता है। यानी सम्मान के लिए काम करता है बच्चा, ताकि हमें गर्व हो, लोग हम पर गर्व करें। ठीक है, इसे एक और कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ मोरालिटी। गोल्डन एज ऑफ मोरालिटी। तो कहने का मतलब है कि स्टेज नंबर 3 में बच्चा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए काम करता है ताकि समाज के लोग हमें अच्छा कहें, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। अब आ गया है स्टेज नंबर 4 जो है ये भी लेवल नंबर 2 के अंदर आता है, परंपरागत के अंदर आता है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान को दर्शाया गया है कि एक बच्चा अपने समाज को सम्मान देता है,
अपने समाज के हर नियम को फॉलो करता है, वो खुद से फॉलो करता है, बिना कोई दबाव से, बिना कोई दंड से, बिना कोई पुरस्कार के लोभ में। तो वही है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अगर ये भी पूछा जाएगा आपसे कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था किस लेवल में आता है, तो वह है परंपरागत में। चलिए अब जो है लेवल नंबर 3 है, कोहलवर के लेवल नंबर 3 है और नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है, तो वह है उत्तर परंपरागत, जिसमें बच्चे का उम्र जो होती है 13 वर्ष से ऊपर होती है। यानी 13 वर्ष से ऊपर कहने का मतलब है किशोरावस्था। और आप जानते होंगे किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास परिपक्व हो जाता है। यानी बच्चे बिना कोई एक्सटर्नल के, बिना कोई बाहरी तत्व के वो खुद से भी फैसला ले सकता है, खुद से भी निर्णय ले सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ध्यान दीजिए इस दोनों लेवल में बच्चा खुद से निर्णय नहीं ले रहा है। पूर्व परंपरागत में क्या है कि बच्चा बाहरी तत्व के द्वारा चीज़ों को सही गलत मान रहा है, जैसे दंड है और पुरस्कार है। और परंपरागत में क्या है, समाज यानी सोसाइटी, यहाँ समाज का ज़्यादा प्रबलता रहेगी। यानी समाज के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार बच्चा इसमें परंपरागत में चलता है, यानी परंपरा को मानता है। तो आप देख सकते हैं इस दोनों लेवल में बच्चा का अपना नैतिकता कुछ नहीं, सब का सब दूसरों के द्वारा बताया गया नैतिकता इस दोनों में है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं उत्तर परंपरागत में, तो इसका उम्र 13 वर्ष से ऊपर हो जाती है और बच्चे में संज्ञानात्मक विकास परिपक्व अब होने लगता है, क्योंकि बच्चा किशोरावस्था में है और यहाँ पर बच्चे की अपनी नैतिकता शुरू हो जाती है बिना कोई बाहरी दबाव के या पुरस्कार के। क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, बच्चे अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार इस अवस्था में करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा उत्तर परंपरागत का भी 2 स्टेज है। स्टेज नंबर 5 है, ध्यान रखिए, स्टेज नंबर 5 है सामाजिक अनुबंधन और स्टेज नंबर 6 है सार्वभौमिक। क्या क्या है, स्टेज नंबर 5 है सामाजिक अनुबंधन और स्टेज नंबर 6 है सार्वभौमिक। अब समझिए क्या है, देखिए उत्तर परंपरागत एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा परंपरा को बदलने की कोशिश करता है, परंपरा को नहीं मानने का कोशिश करता है। बच्चा चाहता है कि घर की परंपरा, समाज की परंपरा, विद्यालय की परंपरा मेरे अनुसार चले, मेरे अनुसार बदल जाए। तो वही है उत्तर परंपरागत में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन को बदलने का 2 तरीका होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। एक होता है मीटिंग करके, लोगों के साथ मिल करके, लोगों के साथ जुड़ करके जब हम लोग कोई परंपरा बनाते हैं या कोई नियम को बदलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बिना लोगों की परवाह किए, बिना समाज के परवाह किए। तो 2 तरीके से हम लोग नियम को बदलते हैं, एक समाज के साथ जुड़ करके, समाज के साथ मिल करके, और दूसरा है कि समाज का बिना परवाह किए हुए, ठीक है। तो ये 2 तरीके से हम लोग नियम को बदलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए सामाजिक अनुबंधन है, यहाँ पर बच्चा लोगों के साथ मिल करके, ठीक है, नियम को बदलेगा। कैसे बदलेगा, समाज का परवाह करके। ये भी क्वेश्चन आएगा, समाज के प्रवाह करके, यानी किस अवस्था में बच्चा लोगों के साथ मिल करके प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सभी को मिला करके समाज का नियम बदलता है, तो अवस्था होता है सामाजिक अनुबंधन। लेकिन जब पूछा जाए आपसे कि समाज का परवाह किए बिना नैतिकता किस अवस्था में बच्चा फॉलो करता है, तो है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक ये अवस्था है जिसमें बच्चा समाज का परवाह नहीं करता। अगर बच्चा को सही चीज़ें सही लग रही है या फिर सही चीज़ें गलत लग रही है, या तो सब लोग उस चीज़ को सही मान रहा है और इस बच्चा को लग रहा है गलत, और अगर ये बच्चा सबके साथ मिल करके नियम को बदलेगा तो वह है सामाजिक अनुबंधन। लेकिन अगर ये बच्चा अकेला नियम बदलना शुरू कर देगा तो वह है सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक आप समझ चुके हैं, सार्वभौमिक फिर समझ लीजिए। सार्वभौमिक अवस्था में बच्चा नियम को बदलेगा लेकिन समाज का बिना परवाह करके। यही 2 बात याद रखिएगा, समाज के साथ नियम, समाज के साथ जुड़ करके नियम बदलेगा तो सामाजिक अनुबंधन, और समाज का परवाह किए बिना नियम बदलेगा तो सार्वभौमिक। समझ चुके होंगे। तो ये था अवस्था। और अब आगे हम लोग देखते हैं कि लॉरेंस कोहलवर का आलोचना भी हुआ है
यानी इनके सिद्धांत जो है आप देख पा रहे होंगे कि इनके सिद्धांत में कुछ आलोचना है। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक है लॉरेंस कोहलवर की आलोचना। तो अब हम इसको देखते हैं। लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत का आलोचना करने वाले जो व्यक्ति का नाम है वो है कैरोल गिलिगन। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास सिद्धांत का आलोचना कौन किए हैं, तो है कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन का मानना है कि लॉरेंस कोहलवर का सिद्धांत पुरुषवादी परिप्रेक्ष्य में है और नारीवादी का अवहेलना की गई है, यानी नारीवादी के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ठीक है, तो कैरोल गिलिगन का मानना है कि लॉरेंस कोहलवर जब अनुसंधान कर रहे थे अपने नैतिक विकास का सिद्धांत के पर्सपेक्टिव से, तो इन्होंने जो सैंपल लिया है, इन्होंने जो रिसर्च किया है, उसमें पुरुषों का नमूना ज़्यादा था, यानी महिलाओं का नमूना जो है, नमूना सैंपल बहुत कम था। और इस वजह से इनका सिद्धांत जो है पुरुषवादी है, ना कि महिलावादी यानी स्त्रीवादी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंस कोहलवर की आलोचना कौन किया है। तो लॉरेंस कोहलवर की आलोचना करने वाले व्यक्ति हैं कैरोल गिलिगन, और ऐसा माना जाता है कि कैरोल गिलिगन लॉरेंस कोहलवर के ही स्टूडेंट रह चुकी है। ठीक है, और कैरोल गिलिगन का मानना है कि पुरुषों का नैतिकता न्याय पे होता है और महिलाओं का नैतिकता देखभाल पे होता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि जो घरों में जो पुरुष होते हैं वो न्याय पे ज़्यादा बल देते हैं कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, कैसे ये हो गया, कैसे वो हो गया, बच्चा काहे गिर गया, बच्चा को क्यों नहीं ध्यान दिया गया। तो आप देखिएगा ये सब बात न्याय है। और न्याय के बारे में कौन बात करते हैं हमारे समाज में, हमारे घरों में, वो पुरुष हैं। तो पुरुषों का नैतिकता क्या चीज़ पे होता है, न्याय पे होता है। और कैरोल गिलिगन का मानना है कि महिलाओं का नैतिकता होता है देखभाल पर। ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे घरों में आप देखिएगा जो देखभाल की जो काम होती है वो फीमेल की होती है, वो महिलाओं की होती है। तो आप समझ चुके होंगे। तो आलोचना कौन किए हैं, कैरोल गिलिगन किए हैं। और इनका ये कहना था कि लॉरेंस कोहलवर के सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत में नारियों की अवहेलना की गई है। पुरुषों का न्याय होता है, महिलाओं का देखभाल होता है, और इस दोनों बात को लॉरेंस कोहलवर अपने सिद्धांत में शामिल नहीं किए। तो लॉरेंस कोहलवर का सिद्धांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा होगा, ये सिद्धांत समझ में आया होगा या समझ में नहीं आया होगा, हमें किन बातों को ध्यान रखना है, या फिर कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और ख़ास करके आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर करें जो इस बार आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, ताकि उनका भी 2 मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।